तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है। मिडाइवल हिस्ट्री हमने लगभग कंप्लीट कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरू हो गई है और मॉडर्न हिस्ट्री की भी लास्ट जो इकाई है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 चरण हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। लगभग 4-5 लेक्चर इसके बनेंगे टॉपिक के। तो ये आज तीसरा लेक्चर हो जाएगा और शायद आगे 3 लेक्चर्स में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम देख रहे हैं कि गांधी जी का योगदान किस तरह भारत को स्वतंत्र कराने में था। और उसी दौरान हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन विफल हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों, जो उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था, उसके बाद में क्या क्या घटना चक्र हुआ। उसके बाद में देश में पुनः क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो गई और पुनः क्रांतिकारियों ने मतलब हिंसक कार्य करने शुरू कर दिए। इसी दरमियान भगत सिंह जी आए और लास्ट में भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने करी थी। इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब क्रांतिकारी पैदा हुए। और उसके अलावा सूर्य चंद्र सेन उधर बंगाल में, ये सब हुए। और धीरे धीरे लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंग्रेजों ने उत्पीड़नकारी कार्यों से रोक लगा दी और फिर से एक बार पुनः आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। अब गांधी जी आगे क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। गांधी जी ने कहा था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, इनमें भाग जो गांधी जी ले रहे थे, और ये जो आंदोलन चोरी चोरा कांड वाला हुआ था, उसके बाद में एक बार को गांधी जी जो उनको जेल हो गई थी और उसके बाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। और स्वराज्य पार्टी भी शुरू में तो अच्छा कार्य किया और अंत में स्वराज्य पार्टी भी विफल हो गई थी। उसके बाद में हम दोस्तों पढ़ते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका अध्ययन हम करेंगे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो नेहरू घोषणा पत्र था हमारा, नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, उसमें नेहरू जी ने जो रिपोर्ट वो प्रकाशित की गई थी, उसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। और उस डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों को 1 महीने की समय सीमा दी थी, पर वो समय सीमा पूरी हो गई और अंग्रेजों ने कोई कदम नहीं उठाया। तो गांधी जी ने अपने कहे अनुसार कि फिर हम लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखने के लिए ही ये लाहौर अधिवेशन बुलाया गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की जो समय सीमा थी डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में, वो समाप्त हो गई थी। तो अब 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। दोस्तों डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1929। कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। और अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज्य, डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि अधिकार अंग्रेजों का ही रहेगा हम पे, लेकिन शासन करने के अधिकार धीरे धीरे भारतीयों को सौंप दिए जाएं। पूर्ण स्वराज्य का मतलब है अब आप पूरी तरह से इंडिया से बाहर जाओ, ये हमारा देश है, हम यहाँ पे शासन करेंगे, आप कोई नहीं होते हो। इतने दिन हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग कभी नहीं करी थी, लेकिन 1 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन होने के बाद में हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता हो गया था। अब हमारा लक्ष्य क्या था कि हमें पूरी ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। अब हमें अंग्रेज चाहिए ही नहीं हमारे देश में। तो 1929 को आधी रात को दोस्तों रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ फहराया। और 26 जनवरी 1950 को का यह दिन स्वतंत्रता के लिए निश्चित किया गया। दोस्तों उस दिन क्या हुआ था, 1929 को रावी नदी के तट पर, है ना, वो अधिवेशन तो हो गया लाहौर अधिवेशन। इसके पश्चात 26 जनवरी 1929 को दोस्तों रावी नदी के तट पर
हमने तिरंगा झंडा फहराया, और फहराने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने फिर से पूर्ण स्वराज्य के लिए मतलब सब लोगों को बुलाया और पूर्ण स्वराज्य की मांग के बारे में बताया। इसके अलावा वहाँ पे वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी 1930 के दिन ये सब किया गया था। तो यही 26 जनवरी 1930 का दिन हमारे लिए आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने निश्चय किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के लिए के रूप में मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता उस दिन मिली। तो यह भी हमारी इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था, तो इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में बनाने लगे। 26 जनवरी 1930 को ही आधुनिक भारतीय इतिहास को में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में माना जाता है। हमने ये निश्चित किया था, लेकिन अब हम लोग इस दिन को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अब शुरू हो गया दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसी में कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी, जिसमें सेना खर्च में कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस और लगान में 50% की कटौती, नशीली दवाओं के क्रय विक्रय पर रोक आदि शामिल थी। देखो 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय कर लिया गया कि अब अंग्रेज हमारी बात मान नहीं रहे हैं, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य के लिए हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे, जिसको नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी ने एक बार फिर, उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन के समक्ष एक 11 सूत्री मांग पत्र रखा दोस्तों। उसमें 11 मांगे रखी कि आप ये मांगे मान लो, अगर नहीं मानते हो तो हमें मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और इन मांगों में क्या क्या था, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। उन मांगों में था कि एक तो ब्रिटिश सेना का खर्च इतना ज़्यादा था और वो खर्च हमसे ही लिया जाता था, कि सेना के खर्च में कटौती की जाए, शराब पे प्रतिबंध लगाया जाए, पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए, है ना। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। सभी जो भारतीय हैं उनको आत्मरक्षा हेतु हथियार, जो हमने देखा था 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम में दोस्तों, कि भारतीयों पे हथियार रखने के लिए भी पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। किसी भी भारतीय के पास अगर कोई भी हथियार पाया गया तो वह गैर कानूनी समझा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीयों को भी लाइसेंस ले लेंगे हम लोग, पर हथियार रखने की हमें छूट दी जाए और हमारे लगान में 50% की कटौती की जाए। हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स अंग्रेज लोग लेते थे, तो कहा कि इसमें 50% की कटौती की जाए और नशीली दवाओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाए। ये सब बातें शामिल थी 11 सूत्रीय मांग पत्र, जो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले। ठीक है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न मानने पर इरविन को पुनः पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। बार बार उन्हें चेता रहे थे कि आप लोग हमारी बात सुन लो, नहीं सुनते हो हमें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने ये कोटेशन दिया था। तो हमसे एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये कोटेशन किसका है, दूसरा ये कोटेशन कब दिया गया था, है ना, किसको लिखा था गांधी जी ने ये पत्र, है ना, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च शुरू किया। अब दोस्तों 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह भी इसे ही बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इसमें गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा था। अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने का अधिकार छीन लिया था और गांधी जी ने यह अधिकार मांगा था कि हमें नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तो 12 मार्च 1930 को यह सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और गांधी जी दोस्तों इस समय साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, है ना। तो ये भी पूछते हैं कितने अनुयायी थे, 78। कितनी तारीख को शुरू की थी, 12 मार्च को। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद में 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और यहीं से अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। देखो दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकले थे, 24 दिन की यात्रा करी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। दांडी पहुंच के वहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया अपने हाथों से। और नमक बनाने का मतलब हो गया कि अब भारतीय नमक बना रहे हैं तो नमक कानून हमने तोड़ दिया है, जो अंग्रेज हमें कहते थे कि आप लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब इस आंदोलन में क्या क्या हुआ दोस्तों, जनता ने क्या क्या किया।
नमक कानून और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया, मतलब नमक बनाने लग गए और ब्रिटिश लोग जितने भी कानून चला रखे थे उनका उल्लंघन करना हमने शुरू कर दिया। कानूनी अदालतों, सरकारी अदालतों, महाविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी नौकरियां आएंगी यहाँ पे, नौकरियां का बहिष्कार किया, यहाँ पे आएगा बहिष्कार। ठीक है, तो कानूनी अदालतों मतलब वही जो पिछले असहयोग आंदोलन में हमने किया था उनकी अदालतों का बहिष्कार कर दिया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दिया, कानूनों का बहिष्कार कर दिया, महाविद्यालयों का बहिष्कार कर दिया और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर दिया। ये सब हमने किया जो हमने असहयोग आंदोलन में भी किया था। भू राजस्व, लगान व कर अदायगियों पर रोक, हमने भू राजस्व देने से मना कर दिया क्योंकि गांधी जी ने मांग रखी थी ना 50% भू राजस्व कम करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो हमने देना बंद कर दिया, लगान देना बंद कर दी, कर अदायगी भी नहीं करी हमने। शराब व मादक पदार्थों के विक्रय करने हेतु शांतिपूर्ण रूप से दुकानों पर धरना, मतलब शराब और जो मादक, ये मादक लिखा हुआ है, शराब और मादक पदार्थ बेचने वाली जितनी भी दुकानें हैं उन पर शांतिपूर्ण रूप से धरने दिए गए और विदेशी कपड़ों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। तो ये दोस्तों हमने मतलब क्या क्या किया, नमक बनाए, मतलब नमक कानून तोड़ा और ब्रिटिश लोगों के बहुत सारे बनाए हुए कानूनों का विरोध किया, सरकारी अदालतों, न्यायालयों, महाविद्यालयों, नौकरियों का बहिष्कार किया, भू राजस्व, लगान, टैक्स ये सब देना बंद कर दिया, शराब की दुकानों पर हमने धरना दे दिया, दुकानें बंद करवा दी, विदेशी कपड़ों और सरकारी नौकरियों का हमने बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में फैला। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, पश्चिमोत्तर, देखो गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में फैल गया, यह नहीं है कि ये कुछ भारत में ही फैला था, सारे भारत में आंदोलन फैल गया और फैलाने वाले अनेक नेता थे दोस्तों जो गांधी जी के साथ थे। तमिलनाडु में कौन कौन थे, सी राजगोपालाचारी, पश्चिमोत्तर प्रांत जो है हमारा मतलब ये पाकिस्तान वाला एरिया, उसमें थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती संगठन चलाया था और उत्तरी पूर्वी भारत में जनजातियों ने, उत्तरी पूर्वी भारत था ना, वहाँ पे जनजातियों ने दोस्तों, नागा जनजाति है ना, इन लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे है ना गांधी जी के पक्ष में। और नागा लोगों में 13 वर्षीय रानी मतलब गार्डिनेल्यू है ना, इनको रानी गार्डिनेल्यू इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये सिर्फ 13 वर्ष की थी और इनके एक भाई थे कजिन, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये आंदोलन चलाया था और मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। फिर नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, इनसे जेल में मिलने गए थे और इन्हें रानी की उपाधि इन्होंने प्रदान करी थी, इसलिए ये रानी गार्डिनेल्यू के नाम से जानी जाती है। ने यह आंदोलन चलाया था। तो कौन कौन थे दोस्तों, दक्षिणी भारत में मतलब तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्होंने लाल कुर्ती संगठन भी चलाया था और उत्तरी पूर्वी भारत में सारी जनजातियाँ जो थी उन्होंने आंदोलन में सहयोग किया था। ठीक है, और रानी गार्डिनेल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी और रानी गार्डिनेल्यू कौन सी जनजाति से संबंधित थी, लाल कुर्ती संगठन किसका था, ये सब आपको याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीके से दबाने का प्रयास किया। उत्पीड़नकारी मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों बल प्रयोग किया, जगह जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा जनता को पीटा, मारा, जेलों में डाला, ये सब बहुत किया था। जून 1930 में गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी उनको गिरफ्तार करने के बाद भी आंदोलन चलता रहा। धरासड़ा नामक कारखाने पर सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के आंदोलन को कठोर लाठी दमन उन पे किया गया। दोस्तों धारासाना भी दक्षिण भारत में एक स्थान है, वहाँ पे सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल जो गांधी जी के सबसे बड़े बेटे थे, उनके नेतृत्व में ये नमक मिल थी दोस्तों, धरासाना में नमक मिल है ना, उनके नेतृत्व में इस नमक मिल में मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन किया जा रहा था। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे इतना भयंकर लाठी प्रहार किया था कि एक अंग्रेज पत्रिका थी, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें ये छपा भी था कि जितना खतरनाक विद्रोह धरासाना में जितना खतरनाक तरीके से दमन किया गया, मैंने उतने लाठी प्रहार कहीं भी नहीं देखे है ना। यहाँ पे मतलब बहुत भयंकर तरीके से दमन किया गया था। स्त्रियों द्वारा शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, वो हमने पढ़ लिया। बिहार में दोस्तों चौकीदारी कर ना अदा करो आंदोलन चलाया गया, मतलब चौकीदारी कर ना अदा करो है ना, इनसे चौकीदारी कर लेते थे, चौकीदारी शायद पुलिस जो होती थी सुरक्षा के लिए इनसे लिया जाता था है ना, लेकिन इन लोगों ने मतलब चौकीदारी कर ना कर दो आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो ये कहाँ चला था, ये नाम से ही पूछ लेते हैं दोस्तों कि चौकीदारी कर ना दो आंदोलन कहाँ चला था, बिहार में चला था।
महाराष्ट्र कर्नाटक में वन नियमों के विरुद्ध वन सत्याग्रह चलाया गया था। कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था? वन सत्याग्रह चलाया गया था महाराष्ट्र कर्नाटक में, कि वनों के लिए, कि तुम वनों में अपने पशु नहीं चराओगे, वनों से लकड़ियाँ नहीं काटोगे, ये सब वहाँ चला रखा था। तो कई जनजातियाँ, कई लोग थे जो वनों पर डिपेंड थे, तो उन्होंने वन सत्याग्रह चलाया था। इसी आंदोलन में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में, बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की माजेरी सेना का गठन किया गया दोस्तों। बच्चों की कौन सी सेना? वानर सेना और लड़कियों की माजेरी सेना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गठित हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चौकीदार कर्नाडो आंदोलन, वन सत्याग्रह, वानर सेना, माजेरी सेना, और इसके अलावा ये कनिंघम सर्कुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में कनिंघम सर्कुलर चलाया गया, और यह सर्कुलर क्या होता था? छात्रों को अपने अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। मतलब स्कूल और कॉलेज जो थे ना, उसमें अगर बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हो तो पहले एक प्रमाण पत्र लाना पड़ता था, जिसमें छात्रों से यह लिखवाया जाता था कि हमारे माँ बाप का व्यवहार बहुत अच्छा है, मतलब हम अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे माँ बाप कुछ नहीं कर रहे, ऐसा एक सर्टिफिकेट उन्हें जमा कराना पड़ता था। ये अंग्रेज अधिकारी कनिंघम ने चलाया था, इसलिए इसे कनिंघम सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कितना खतरनाक रूप धारण कर लिया था कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे यह आंदोलन ना हो रहा हो। अलग अलग रूपों में यह आंदोलन भारत के हर एक कोने में चल रहा था। जिस समय यह आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय ने गिरफ्तार कांग्रेस के नेताओं को रिहा करने की पहल पर गांधी जी को बातचीत करने हेतु आमंत्रित किया। अब ये आंदोलन जब चरम पे था, अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो उस समय अंग्रेजों ने एक मौका उठाया, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप हमसे वार्ता कीजिए और हम आपके जो भी कांग्रेसी नेता हैं उनको गिरफ्तारी से रिहा कर देंगे। तो यह उन्होंने आंदोलन को रोकने का ही एक मौका चलाया। जैसे ही गांधी जी बात करने के लिए जाते हैं, उन्होंने गांधी जी को कुछ कुछ बातें और झूठे वादे करके एक तरह से अपनी बातों में कर ही लिया था। 12 नवंबर 1930 को गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, एक लाइन रह गई, और गांधी जी को बातचीत हेतु आमंत्रित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों वहाँ पे बातचीत होने लग गई, कुछ नेताओं को रिहा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक गोलमेज सम्मेलन बुला रहे हैं जिसमें आप भाग लीजिए, वहाँ पे अपनी मांगे रखिए और हम लोग ज़रूर आपकी बातें सुनेंगे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। गांधी जी ने लेकिन इसमें भाग नहीं लिया था, मना कर दिया था। और भाग लेने वाले नेता कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना आदि कुछ नेता थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है, मैं हर चीज़ यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। बहुत सारी नेताओं की समझाइश के बाद में गांधी जी राजी हुए समझौता करने के लिए। 5 मार्च 1931 को इस समझौते की डेट पूछी जाती है दोस्तों, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इसमें गांधी जी आंदोलन को समाप्त करने तथा कांग्रेस के सभी मांगे मानने की बात पर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को लिए गांधी जी तैयार हो गए। अब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं तो गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। तो इरविन ने गांधी जी को भरोसा दिलाया कि आप आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चलिए हमारे साथ, वहाँ पे भाग लीजिए, हम आपकी सारी बातें वहाँ पे मानेंगे। ठीक है, और गांधी जी इस बात के लिए मान भी गए। अब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए तथा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और समुद्री तट पर बिना कर के नमक बनाने की अनुमति उन्होंने दे दी। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन सभी राजनीतिक बंदियों को हमारे को रिहा करो पहले, और हमें नमक बनाने के लिए, जिसके लिए हम कोई टैक्स नहीं देंगे, उसकी अनुमति भी दे दो। तो ये इरविन ने ये बात मान ली। फिर गांधी इरविन समझौते की 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वीकृति भी दे दी गई। मतलब ये जो समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ, 1931 में कांग्रेस का कराची सम्मेलन हुआ जिसमें इस समझौते को मंजूरी दे दी गई। मतलब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम इस एग्रीमेंट को मानते हैं, हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और बाकी जो जो बातें इसमें हुई है
वह ठीक है, परंतु देश भर के युवाओं में इस समझौते की आलोचना की। क्यों की? इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती गांधी जी से हो गई। गांधी जी ने राजगुरु सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सॉरी, भगत सिंह यहाँ पे स्किप हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को दोस्तों वही 1931 का समय था जब फांसी मिलने वाली थी। उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला कि मतलब वो चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट में अन्य राजनीतिक बंदियों को जहाँ रिहा करवाया था वो इनको भी रिहा करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने, गांधी जी ने इनके बारे में एक लाइन भी इरविन से नहीं बोली। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था उसी समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, और इस प्रकरण में गांधी जी की भूमिका की सदैव इतिहास में आलोचना की दृष्टि से देखा गया। दोस्तों, जब गांधी जी का गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था ना, और कराची अधिवेशन इधर कांग्रेस का चल रहा था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकृति दी गई थी, ना तो कांग्रेस का कोई नेता और ना ही गांधी जी ने एक बार भी इन तीनों को रिहा करवाने के लिए अंग्रेजों से बात नहीं की, जबकि ये उस समय हमारे युवा क्रांतिकारियों के युवा नेता थे दोस्तों, है ना। इसकी सारे देश में आलोचना की गई थी। कहा जाता है कराची अधिवेशन के बाद में गांधी जी जहाँ भी गए थे उनको हर जगह काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, और उनकी बहुत आलोचना हुई थी इस बात को लेकर के। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930 में हुआ और दूसरा हो गया 1931 में। गांधी जी ने इसमें भाग लिया, लेकिन यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या और विवाद के कारण पूरी तरह से असफल हो गया, और दलित नेता भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था। तो हमने देख लिया कि भीमराव अंबेडकर जी तो तीनों में भाग लेंगे। भीमराव अंबेडकर जी अपने दलितों के पक्ष रखने के लिए दोस्तों अंग्रेजों से मतलब हर गोलमेज सम्मेलन में भाग रखते थे, और वो कहते थे कि उस देश में हम स्वतंत्र होकर क्या करेंगे जहाँ स्वतंत्रता के बाद भी हमें तो स्वतंत्रता नहीं है, हम तो दलित पिछड़े ही रहेंगे। हमें स्वतंत्रता मिल भी जाएगी तो हमें कौन स्वतंत्र करेगा, हम तो वही नीचे रहेंगे ना, अछूत ही रहेंगे। तो अंबेडकर जी की अपनी अलग फिलोसॉफी थी, वो उस दलित संप्रदाय के लिए खड़े थे जिस समय आंदोलन के चक्कर में, स्वतंत्रता के चक्कर में उनको कोई नहीं देख रहा था। उस समय भी दलित नेता जो अंबेडकर जी थे उनको वो सब दिखता था कि स्वतंत्र होने के बाद में भी हम लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, इसलिए उनके अलग मुद्दे चलते थे, इसलिए वो हर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते थे। और वो अपनी जगह सही भी थे कि भाई स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन जो अछूत की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, वो आज तक हमारे दिमागों से नहीं निकली है ना। तो इसमें ये आंदोलन मतलब ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये भी विफल हो गया। गांधी जी इससे खाली हाथ लौट के आए। गांधी जी ने भारत आकर कहा, निस्संदेह है मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और अपने देश की इज्जत को बट्टे नहीं लगने दिया। तो ये जो दोस्तों ये कोटेशन है बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ये गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आके बोली थी उसके असफलता पर। गांधी जी ने 1 जनवरी 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं, यहाँ पे आएगा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, वापस उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पे ये लिख लेना, सॉरी मिस्टेक हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, परंतु सरकार ने इस पर अत्यंत कठोर दमन किया। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजी मैकडोनाल्ड थे उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करके आंदोलन की दिशा बदल दी। उन्होंने निकाला एक सांप्रदायिक पंचायत जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, और हमारा जो ध्यान था वो आंदोलन से हटके उस पंचायत पे लग गया, और आंदोलन दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने शुरू किया था वो पूरी तरह से विफल हो गया। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या था सांप्रदायिक पंचायत। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।